पीछे से खराब हो चुके हैं। सुहाना पीछे की ओर देखती है तो उसे समझ आता है कि उसे पीरियड्स हो चुके हैं। ओह नो, ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूट गई। हाँ, इसीलिए मना कर रही हूँ। हमारे यहाँ पीरियड्स में रसोई में प्रवेश करना मना है। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। सुहाना, अब तू अपने कमरे में जा, तुझे आगे का खाना तेरे कमरे में ही मिल जाएगा। हमारे यहाँ पीरियड्स के वक्त रसोई में नहीं जाने देते। लेकिन माँ जी, आजकल ये सब कहाँ होता है? मतलब मेरी भाभी है, वो तो रसोई में इन दिनों में खाना बना लेती हैं। मेरी माँ ने तो उन्हें कभी नहीं रोका टोका। देख बहू, हर घर का अलग हिसाब होता है। तेरे मायके में क्या होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन अपने यहाँ क्या रूल है वो मैं तुझे बता रही हूँ, बस समझ गई? जी माँ जी। अब सुहाना अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को फोन कर सारी बात बताती है। कमाल है, मुझे तो लगा था तेरी सास बड़ी समझदार है, लेकिन वो तो बड़े पुराने ख्यालों वाली निकली। खैर, अब जो तेरे ससुराल का नियम है वो तो तुझे मानना ही पड़ेगा बेटी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना माँ। अब सुहाना को अगले 5 दिन तक रसोई में बिल्कुल भी नहीं आने दिया जाता। उसे जो भी चाहिए होता वो उसे उसके कमरे में मिल जाता। इस दौरान रसोई का सारा काम उर्मिला और सास दोनों मिलकर करती है। कुछ दिनों तक सुहाना अपने कमरे में ही रहती है और उसकी सास उसका खाना उसके कमरे में ही देकर जाती है। यार समीर, तुम्हें नहीं लगता ये सब बेकार की बात है? मतलब आजकल की दुनिया में कौन इतनी पुरानी सोच रखता है? अब अपने यहाँ का यही रूल है सुहाना, और माँ दादी कहती है तो मान लो। अपने पति की बात मानकर अब सुहाना चुप कर जाती है, लेकिन अपनी सास और दादी सास की पुरानी सोच देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर उर्मिला अपनी बहू के कमरे में दूध का गिलास लेकर आती है। सुहाना बहू, दूध पी ले, और सुन, दूध पीने के बाद गिलास यहीं छोड़ दियो, मैं अपने आप आकर ले जाऊंगी, लेकिन तू रसोई में कदम रखने की सोचना भी मत। जी माँ जी। फिर ऐसे ही उसे 5 दिन पूरे हो जाते हैं। बहू, कल सुबह तू नहा धोकर, सर धोकर, गंगा जल छिड़क कर फिर रसोई में आ जाना। जी माँ जी। सुहाना को अब समझ आ गया था कि उसके ससुराल में पीरियड्स के वक्त खाना नहीं बनवाते। सुहाना को अब उस घर में 15-20 दिन हो गए थे। वो घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने लगी थी। सुहाना खाना काफी अच्छा बनाती थी। उसके हाथ का खाना सबको बड़ा पसंद आता था। जो भी कहो भाभी, आपके हाथों में तो कमाल का जादू है। क्या खाना बनाती हैं आप? आपको तो किसी बड़े होटल में शेफ होना चाहिए था। थैंक यू देवर जी, अगर आपके भैया से शादी नहीं होती ना तो जरूर शेफ होती आज। अच्छा, और मिला वो पड़ोस की रमा बहन आई थी, बोल रही थी कि उसके यहाँ कीर्तन है तो नई बहू के साथ तुम आ जाना। अच्छा ठीक है जी, हम दोनों चली जाएंगी। फिर दोनों सास बहू पड़ोस में कीर्तन में चली जाती हैं। ऐसे ही अब सुहाना की शादी को 1 महीना बीत गया और फिर एक दिन सुबह सुबह, सुहाना बहू, आज आलू के पराठे बना देना, वो घी वाले, तेरे बाबूजी के लिए भी और भगवान के भोग के लिए भी। पर माँ जी, वो आज मैं रसोई में नहीं जा सकूंगी। क्यों, बुखार है क्या या हाथ टूट गया? अरे नहीं माँ जी, वो सब बात नहीं है, आप समझ जाइए ना। वो ही, अरे क्या वो ही बम बम बा वो ही। अब तू लता मंगेशकर जैसे गाने गाना बंद कर और ठीक ठीक बता क्या हुआ है। अरे यार, ये माँ जी बिना कुछ नहीं समझती। वो माँ जी, रेड अलर्ट चालू हो गया है। हाय राम, ये तो अशुद्ध है, भगवान का भोग, और तू जा, भाग जा। क्या हो गया माँ जी? रेड अलर्ट की अनाउंसमेंट करते ही आप तो ऐसी हो गई जैसे मैंने कोई एटम बम फोड़ दिया हो। तुझे बोला है ना मैंने, पीरियड्स के इन दिनों में रसोई से दूर रहा कर। चल अब जा अपने कमरे में, रसोई में मत आना। हाँ, हम नहीं चाहते कि तू इन दिनों रसोई की तरफ भटके भी। फिर सुहाना अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी बोल तो ऐसे रही है जैसे मुझे कोई शौक है रसोई में आने का और गर्मी में खड़े रहकर खाना बनाने का। मेरा क्या है, मेरे मजे 3 दिन ऐसे बिस्तर पर खाना खाऊंगी आराम से नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हुए। अब सुहाना रसोई की तरफ नहीं जाती। 2 दिन बाद उनके घर में मेहमान आते हैं। समीर की मामा मामी और उनके सामने भी सुहाना को कमरे में रहना पड़ता है। जी, ये बहू अपने कमरे में क्या कर रही है? अरे वो महीने के उन दिनों से है। ओह अच्छा, और आपके यहाँ तो पीरियड्स में रसोई में जाना मना है। बिल्कुल ठीक समझी तू रजनी। सुहाना ये सब बातें कमरे से सुन रही थी। बताओ भला, अब तो घर के लोगों के साथ साथ बाहर के लोगों को भी पता चलने लगा कि बहू महीने के उन दिनों से है। शाम को मेहमान वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुहाना की पीरियड्स का 3रा दिन था और आज उसे सुबह से ही काफी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। उफ, सुबह से इतनी हैवी ब्लीडिंग है कि 3 बार पैड चेंज कर चुकी हूँ। ऊपर से पेट में हल्का दर्द भी, इसलिए नाश्ता भी ठीक से नहीं कर पाई थी, लेकिन अब तो जोरों की भूख लगी है। तभी उसकी सास उसके लिए खाना लेकर आती है, जिसे सुहाना झट से खा लेती है। रसोई का काम निपटाकर उर्मिला भी दिन के समय आराम करने अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सुहाना को तो अभी भी जोरों की भूख लगी थी। मुझे तो अभी भी भूख लगी है, दिन का समय, घर में सभी सो रहे हैं। अब किसे बोलूं कि मुझे रसोई से खाने को कुछ दे दे? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ननद और देवर जी भी कॉलेज गए, काम करती हूँ, खुद ही रसोई से चुपके से खाने को ले आती हूँ। माँ जी और दादी सास तो सो रही हैं। यही सोचकर सुहाना रसोई में चली जाती है और अपने लिए हलवा बनाने लगती है, लेकिन हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद जब उर्मिला पानी लेने रसोई में आती है तो सुहाना वहां बेहोश पड़ी हुई थी। बहू, सुहाना बहू, ये क्या हुआ? हे भगवान, ये तो बेहोश हो गई। अब घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। सास उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, जिसके बाद वो होश में आती है। सुहाना घबराते हुए अपनी सास से कहती है, वो माँ जी मुझे माफ करना, वो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी इसलिए मैं रसोई में। बहू, अगर तुझे कुछ भी चाहिए था तो तू मुझसे बोल देती। देखा ना, बेहोश होकर गिर पड़ी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय से आ गई और देख लिया। इन दिनों में औरतों के शरीर को आराम और देखभाल की जरूरत होती है।
उन्हें कमजोरी रहती है, उनके खान पान का अच्छे से ध्यान रखना होता है। इसीलिए मैं तुझे मना करती थी रसोई में आने के लिए, ताकि तुझे आराम मिल सके और मैं तेरे खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख सकूं। कहीं ना कहीं पहले के जमाने में जो लोगों ने ये रिवाज बनाए थे वो इसलिए ताकि औरतें जो सारा दिन सुबह से शाम तक काम करती हैं, उन्हें महीने के कुछ दिन आराम मिल सके। सुहाना बहू, अगर कभी बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो उनकी बात को मान भी लेना चाहिए। वो कभी कभी तुम्हारी भलाई के लिए ही कुछ कहते हैं, जरूरी नहीं कि पुराने संस्कार हमेशा बुरे ही हो। मुझे माफ कर देना, मैंने आप सबको कितना गलत समझा। मुझे लगा था आपकी सोच कितनी पुरानी है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उसमें तो मेरी भलाई छुपी है। पीरियड्स कोई शर्म या सजा नहीं, एक जैविक प्रक्रिया है। बहू घर की इज्जत है, उसकी सेहत का ख्याल रखना परिवार का फर्ज है। आराम देना सेवा नहीं, समझदारी और सम्मान की पहचान है। साथ ही बड़े बुजुर्ग जो कहें उनकी बातों का भी सम्मान करना चाहिए। रेणुका की शादी को 1 साल हुआ था। शादी के बाद पहले बच्चे को लेकर वो बहुत उत्साहित थी। रेणुका अपनी डिलीवरी के पूरे टाइम पर थी। बस लड़का हो जाए फिर तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। माँ, मैं तो मंदिर में कम से कम 5,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। मुबारक हो सर, आपकी वाइफ ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। क्या बेटी हुई है? ठीक है सिस्टर, ये खबर देने के लिए शुक्रिया। क्या सर, कोई मिठाई वगैरह नहीं, बस ऐसे ही सूखी बधाई मिलेगी। गिरीश 250 ग्राम बूंदी के लड्डू लेकर मुंह मीठा करवा दे। मैडम, अब बेटी होने की खबर दी है आपने भी, बेटा होने की देती तो बात कुछ और होती। गिरीश, बेटी को गोद में नहीं लोगे क्या? रेणु का पहला बच्चा बेटा होता तो मुझे और खुशी होती, पर बेटी पैदा करके तुमने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। शीला मुंह बनाकर गुड़िया को गोदी में ले लेती है, पर जो प्यार एक दादी के मुंह पर दिखना चाहिए वो नहीं दिखा। रेणुका ने बेटी का नाम दिशा रखा। दिशा के होने के 2 साल बाद रेणुका के बेटा पैदा होता है और वही नर्स दोबारा खबर देने आती है। क्या बेटा हुआ है? ये लो सिस्टर 2,000 रुपए और सारे स्टाफ को मिठाई खिला देना, मेरा बेटा हुआ है। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो बस जल्दी से अपने पोते का मुंह देखना है। आज भी इनके जैसे लोग दुनिया में घूम रहे हैं जो बेटा बेटी को एक समान नहीं मानते। शीला और गिरीश बेटी दिशा और बेटे समीर में बहुत फर्क रखते थे। समीर पढ़ने में बहुत कमजोर था पर दिशा उतनी ही होशियार थी। एक दिन, माँ मुझे स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे सामान लाने के लिए। रुक, मैं तेरे पिताजी से मांगती हूँ। सुनो, दिशा को स्कूल के काम के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, जरा दे देते तो। रेणुका, तुम्हें पता है ना आजकल कितना मंदा चल रहा है, कहाँ से दूं पैसे? और इसका क्या है, ये तो बस फालतू के पैसे तुमसे ले जाती है और सहेलियों के साथ चाट पकौड़ी खाने में उड़ा देती है। मेरे पास नहीं है पैसे। पिताजी, मुझे एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी के लिए घूमने जाना है, क्या मुझे 200 रुपए मिल सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जितने मर्जी रुपए ले लो, आखिर मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। समीर बेटा, ये ले 100 रुपए मेरी तरफ से भी रख ले, हमारा पोता किसी से कम थोड़ी ना है। बेटा बेटी में ये फर्क देखकर दिशा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रेणुका दिशा के पास आती है। दिशा, ये ले पैसे और जाकर प्रोजेक्ट का सामान ले आ। दिशा सामान लेने चली जाती है। रेणुका के पास अपने थायराइड की दवाई के 200 रुपए रखे थे, वो वही रुपए दिशा को दे देती है और मन ही मन अपनी बेटी के प्रति भावुक हो जाती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन, समीर तू फेल हो गया, कितनी बार समझाया था पढ़ ले नहीं तो पछताएगा। दादी देखो ना, माँ मुझे मार रही है, बस फेल ही तो हुआ हूँ। खबरदार रेणुका, मेरे पोते को हाथ भी लगाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप सब कुछ देख रहे हैं फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे। समीर इस तरह से बिगड़ जाएगा अगर हमने उसे अभी भी नहीं रोका तो। रेणुका, समीर मेरा इकलौता बेटा है, अगर वो इस साल फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाएगा ना। रेणुका चाहते हुए भी समीर को नहीं समझा पाती। वो चाहती थी कि कम से कम दिशा तो बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। इसलिए रेणुका किसी न किसी तरह पैसे बचाकर दिशा को पढ़ाती है। धीरे धीरे समय बीता। दिशा और समीर बड़े हो गए थे। एक दिन, समीर ये क्या, तू शराब पी कर आया है? माँ, शराब पीना तो आजकल का फैशन है, वो मेरे दोस्त राहुल का जन्मदिन था इसलिए थोड़ी ज्यादा हो गई। समीर, शराब सेहत के लिए हानिकारक है बेटा, तुम ये बुरी आदत छोड़ दो। ओ पिताजी, अपने ये उपदेश ना अपने तक ही रखो, ठीक है ना? आपकी अब उम्र हो गई है, आपको क्या पता दुनिया कितनी एडवांस हो गई है। समीर लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। मुझे तो समीर के भविष्य को लेकर चिंता होती है, पता नहीं क्या होगा। रेणुका को जिस बात का डर था वही हुआ। उसी वक्त कुछ लोग गुस्से में घर पर आते हैं। चलो रे चलो, सारा सामान उठाकर बाहर फेंको। क्यों बे समीर, 40 लाख रुपए लेने का तो तुझे बड़ा शौक था, चल अब घर खाली कर। ये सब क्या है? आप लोग कौन हो जो ऐसे हमारे घर में घुस आए हो और सामान फेंक रहे हो? अबे तेरे इस बेटे समीर ने ये घर मुझे बेच दिया है, क्या समझा? इसे इस घर के बदले 40 लाख रुपए दिए हैं मैंने, 40 लाख। उस हिसाब से अब तक ये घर खाली हो जाना चाहिए था। मैंने हमेशा आपको मना किया, इसे इतनी छूट मत दो, इतना मत बिगाड़ो, पर आपने और माँ जी ने मेरी एक न सुनी और आज देखिए घर बेच दिया है इसने। दिशा चुपचाप किसी से फोन पर बात करती है। आप लोग बिना किसी कानूनी नोटिस के हम इस घर से नहीं निकाल सकते। तू सिखाएगी हमें कानून है? बढ़िया ही कानून सिखाने वाली। तेरे भाई नहीं बेचा ये घर पूरे 40 लाख में मुझे, समझी क्या? व्यक्ति जैसे ही दिशा पर हाथ उठाने लगता है तभी एक आदमी तेज आवाज में, रुक जाइए, आपकी इतनी हिम्मत? शहर के सबसे बड़े सीनियर एडवोकेट मिस्टर जयचंद का नाम तो सुना ही होगा आपने। ये उनके अंडर एक यंगेस्ट सीनियर लॉयर मिस दिशा हैं। आप इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, आप इन्हें घर से ऐसे नहीं निकाल सकते। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को 10 दिन का टाइम देता हूँ, मेरे पैसे वापस कर देना, नहीं तो ये घर मेरे नाम हो जाएगा। उस वक्त वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। थैंक यू मिस्टर रजत, आज जयचंद सर ने वक्त पर आपको भेज दिया।
दिशा फोन पर मिस्टर जयचंद को धन्यवाद करती है। तभी गिरीश फूट फूट कर रोने लगता है। मेरी बच्ची, मैं तो तेरे से नजरें भी नहीं मिला सकता। जिस लड़की के पैदा होने पर मैंने अपने आप को लज्जित महसूस किया, उसी बेटी ने मेरा सिर झुकने से बचा लिया। और जिस बेटे पर मैं अभिमान कर रहा था, आज वही मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुला हुआ है। दिशा मेरी बच्ची, तू इतनी बड़ी वकील बन गई है, ये बात हमें पता ही नहीं थी। गलती हमारी ही है, हमने कभी तुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। रेणुका, दिशा में तुम्हारे संस्कार हैं। अगर यही संस्कार इस समीर में होते तो ये भी लायक बनता। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जुए के लालच में सारे पैसे तबाह कर दिए। समीर रोने लगता है। दिशा उसके पास जाती है। रोना बंद कर मेरे छोटे भाई, गलती हर इंसान से होती है, पर आज तूने अपनी गलती की माफी मांग ली, ये बहुत बड़ी बात है। हम मिलकर पैसों का इंतजाम कर लेंगे, पर इस घर को किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे। गिरीश अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेता है। सब मिलकर रुपए का इंतजाम करते हैं और घर बिकने से बच जाता है। गिरीश और शीला अब समझ गए थे कि संतान बेटा हो या बेटी, एक समान